इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। पहला कॉन्सेप्ट होता है चार्ज का। तो अगर हम लोग के पास एक न्यूट्रल बॉडी है, उसमें से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेंगे तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन उसको देंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग के पास एक बॉडी है, इसमें पहले से ही कुछ चार्ज है और ये न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है। तो ये न्यूट्रल बॉडी है हमारा। अगर हम लोग इसमें से चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, तो ये बॉडी बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्जेस की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हम लोग इसमें चार्ज दे देंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और ये हो जाएगा हम लोग का नेगेटिवली चार्ज। ये जो चार्ज होता है उसको हम लोग एक फिक्स नंबर इंटीजर में ही दे सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NU। यहाँ पे Q होता है चार्ज, N होता है इंटीजर और E होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्ज एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, तो जिससे हम लोग ये बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, वो होता है बाय फ्रिक्शन। अगर हम लोग एक कम चार्ज वाला बॉडी को ज़्यादा चार्ज वाला बॉडी से अगर हम लोग रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाले बॉडी से कम वाले बॉडीज़ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन के वजह से मास ट्रांसफ़र भी होता है। फिर दूसरा मेथड होता है बाय कंडक्शन। इसमें अगर हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है, और उसको हम लोग फिर एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएं और फिर अलग करें, तो वो दोनों बॉडी चार्ज हो जाती है। इसका एक फार्मूला भी होता है, जैसे अगर आइडेंटिकल मास हो, आइडेंटिकल मास और सिमिलर साइज शेप, और दो बॉडी का चार्ज Q1 और Q2 हो, तो उसका चार्ज इक्वली स्प्रेड हो जाता है Q1 प्लस Q2/2 के उसमें। ये हो जाता है फॉर्मूला, दोनों बॉडी पे ये चार्ज आ जाता है कांटेक्ट में लाने के बाद। और फिर होता है बाय आखिरी मेथड जिससे एक बॉडी चार्ज हो सकता है, वो होता है बाय इंडक्शन। एक हम लोग के पास न्यूट्रल बॉडी है, अगर उसके पास हम लोग एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाएं तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एक साइड आ गए, और फिर हम लोग इसको अर्थ कर देंगे दूसरे साइड से, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ हो जाएंगे, मतलब वो गायब हो जाएंगे, और फिर नेगेटिव चार्ज रहेगा, फिर वो नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगा। अब अर्थिंग का मतलब ये नहीं होता है कि चार्ज ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब होता है कि वहाँ का पोटेंशियल जो होता है वो ज़ीरो होता है, चार्ज कभी ज़ीरो नहीं होता अर्थिंग में। फिर आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हम लोग को ये बताता है कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के Q1 Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से। और एक और कांस्टेंट आ जाता है, वो तो बात का बात है। तो इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2/R²। ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और यहाँ पे जो K होता है वो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। K का वैल्यू 1/4πε0 होता है, और ये जो ε0 है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका अपना अलग वैल्यू होता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर मीटर इन्वर्स स्क्वायर और न्यूटन इन्वर्स। फिर आता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है परमिटिविटी इन मीडियम बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम, और इसका एक और फार्मूला होता है फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन अ मीडियम। तो ये सॉल्व करने से हम लोग को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाता है। फिर कभी कभी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का भी सवाल आ जाता है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है
फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और फोर्स इन टू ड्यू टू वन। फोर्स इन वन ड्यू टू टू का फॉर्मूला होता है के क्यू वन बाई क्यू टू बाई ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। और इसका फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू आर वन माइनस आर टू, एफ वन ड्यू टू टू अगर आप निकाल रहे हैं तो आर वन माइनस आर टू, और यहाँ नीचे भी आर वन माइनस आर टू का होल क्यूब हो जाता है क्योंकि ऊपर इसका ये आ गया। और अगर फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन निकालें तो सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इसका फॉर्मूला आर टू माइनस आर वन बाई आर टू माइनस आर वन का क्यूब हो जाता है और बाकी सब सेम रहता है। फिर आता है पेंडुलम प्रॉब्लम। ये बहुत फेमस प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम बहुत देखा गया इस चैप्टर में। तो इसको ऐसे होता है जैसे यहाँ पे एक पेंडुलम है, इसका एंगल यहाँ पे थीटा है। तो इसको ब्रेकिंग भी एक बार हम लोग को देखना होता है कैसे कौन सा फोर्स ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हम लोग का लगता है टेंशन फोर्स, यहाँ का भी एंगल थीटा हो जाता है यहाँ पे, तो ये भी थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है टी कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग टी को इस तरफ ब्रेक कर रहे हैं तो टी कॉस थीटा, इस तरफ टी साइन थीटा, और नीचे की तरफ एम जी फोर्स लगता है। तो ऐसे इसका ब्रेकिंग है। तो यहाँ पे जैसे है पेंडुलम प्रॉब्लम, ये दोनों सेम चार्ज है तो इन लोग पे अपोजिट वो लग रहा है, इस तरफ एफ़ लग रहा है और इस तरफ भी एफ़ लग रहा है, दोनों अपोजिट लग रहा है। तो टी साइन थीटा जो होता है वो इस फोर्स से बैलेंस हो गया, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, और टी कॉस थीटा एम जी से बैलेंस हो गया। तो इसको इक्वेट करके इन दोनों का रेशियो आता है टैन थीटा इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाई एम जी, उसका वेट। और अगर Q1 नॉट इक्वल्स टू Q2 भी अगर होता है तो, और Q1 नॉट इक्वल्स टू Q2 रहता है और पर उन दोनों का मास सेम रहता है तो उसका थीटा सेम रहेगा, मतलब थीटा मास पे डिपेंड करता है। और अगर M1 का मास ज़्यादा हुआ तो उसका थीटा कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम वो उस तरफ जा पाएगा, तो जितना कम जा पाएगा उतना कम एंगल बनेगा। तो जिसका मास ज़्यादा उसका एंगल कम, जिसका मास कम उसका एंगल ज़्यादा। फिर उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है स्पेस में जो एक चार्ज ऑब्जेक्ट को सराउंड करता है, और अगर हम लोग उस फील्ड में अगर कोई और ऑब्जेक्ट रखें तो उस पर भी एक टाइप का फोर्स लगेगा। वो रीजन पूरा को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जैसे यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, उनका सोर्स है, ये पूरा एक तो यहाँ पे एक फील्ड बना देता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कैलकुलेट होता है अगर हम लोग यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रख दें तो इस पर जितना फोर्स लगेगा उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हम लोग का Q1 हो जाएगा और Q2 का वैल्यू तो 1 कूलम हो गया, तो इसका फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन सेम होता है जो होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स का। और एक और बात जानने वाली होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके अंदर जाती है टूवर्ड्स द चार्ज। तो ये बात ही इलेक्ट्रिक फील्ड में जानने वाली। फिर उसके बाद होता है मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज का क्या मोशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये जैसा कि फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू ई, एफ़ का जो डायरेक्शन होता है वही सेम डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है। तो ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव होता है जैसे F इक्वल्स टू क्यू ई है, तो F का और फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू एम ए
ये वाला जो फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करके एफ की जगह ये और इक्वल्स टू क्यू ई, तो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है वो क्यू ई बाई एम होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्यू ई बाई एम। और इससे बहुत फेमस सवाल आता है मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का। इसमें आपको चार्ज पूछता है कि कितना चार्ज रखा जाए एक बॉडी का कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्पेंडेड है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये बॉडी अपना चार्ज एग्जर्ट कर, अपना मास एग्जर्ट करेगा mg, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा QE। तो वो लोग पूछते हैं कि Q का क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये हवा में सस्पेंडेड है। तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान सा होता है, mg और QE को हम लोग को इक्वेट करना होता है और Q इक्वल्स टू mg बाई E। इस तरफ से मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का सवाल आसानी से हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और बात जानने वाली होती है कि अगर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स इसी तरफ लगता है, पर अगर हम लोग का नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज में सेम डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा, पर नेगेटिव चार्ज में उसके अपोजिट फोर्स लगेगा। फिर आता है प्रोजेक्शन ऑफ चार्ज बिटवीन प्लेट्स। जैसे हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ से प्रोजेक्ट किए, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक तो ऑब्जेक्ट को वी नॉट वेलोसिटी से फेंकें तो वो वी नॉट की वजह से इस पाथ में ट्रैवल करना चाहेगा, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा क्यू ई बाई एम। तो उसकी वजह से उसका पाथ जो होगा वो ऐसे जाके ऐसे बाहर निकलेगा। तो ये कभी कभी इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। वी की वजह से ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा और ई की वजह से जो उल्टा फोर्स लगेगा उसकी वजह से नीचे, तो इसका जो डायरेक्शन ऐसे होगा। फिर बहुत बार हम लोग से नल पॉइंट प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं। ये दोनों फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए होते हैं कि जैसे यहाँ पे दो चार्जेस दे दिए Q1 और Q2, और ऐसा पॉइंट पूछते हैं जहाँ पे फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो पहले हम लोग फोर्स का देखते हैं। हम लोग को फोर्स ज़ीरो करना है, तो मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पे है जहाँ पे फोर्स ज़ीरो है। इन दोनों के टोटल बीच डिस्टेंस r पकड़ लेते हैं और इन दोनों के बीच x पकड़ लेते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा r माइनस एक्स, वही ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स। तो अब कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे हम लोग एक तो कुछ चार्ज जैसा कुछ मान लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे अगर हम लोग एक छोटा सा q मान लें तो k q1q बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू k q2q बाई r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये q और ये q कैंसिल हो जाता है और k कैंसिल हो जाता है। तो जो आखिरी में फॉर्मूला आता है ये आता है। उसके बाद वैल्यूज़ दे देंगे, वो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। नल पॉइंट प्रॉब्लम में थोड़ा वेरिएशन भी देखने मिलता है। जैसे यहाँ पे चार्ज Q1 और Q2 है, तो इन दोनों के बीच का अगर ऐसा जगह पूछे जहाँ फोर्स ज़ीरो होगा तो वो एकदम एग्जैक्टली एकदम मिडिल होता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x/2 और यहाँ का भी x/2 एकदम सेम चार्ज भी होना चाहिए। जैसे यहाँ प्लस और प्लस, तो यहाँ भी एकदम एग्जैक्ट बीच में आता है, या फिर यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस, दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों चार्ज नेगेटिव हो और सेम चार्ज हो तो ये बीच में आता है। बीच में फोर्स का वैल्यू ज़ीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू ज़ीरो होता है। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड नल पॉइंट प्रॉब्लम में कोई डिफरेंस नहीं होता। और नल पॉइंट में सेम चार्ज रहने से जो लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्ज होता है उसी के बीच में कहीं नल पॉइंट होता है। ज़्यादातर वो स्मॉल चार्ज के पास होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग +2q लें और यहाँ पे +4q, तो वो क्लोज़र टू द स्मॉलर चार्ज होगा, मतलब कहीं इस तरफ होगा। और वहीं अगर हम लोग अपोजिट चार्ज लें तो वो क्लोज़र टू द चार्ज तो होगा, पर वो बाहर लाइन जॉइनिंग बिटवीन द चार्जेस नहीं होगा, बाहर की तरफ होगा।
मतलब ये वाले एरिया में होगा। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग +2q और यहाँ -4q लें, तो इन दोनों में से ये छोटा है, मैग्नीट्यूड देखेंगे, साइन को लेके नहीं देखना है, मैग्नीट्यूड देखेंगे तो 2 छोटा होता है तो वो इस तरफ आएगा, इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, इस तरफ आएगा नल पॉइंट। और अगर यहाँ पे अगर हम लोग ले लें 6q और यहाँ पे -2q, तो नल पॉइंट इस तरफ आएगा, मतलब नल पॉइंट हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास रहेगा। और सेम चार्ज में लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू में 2 के बीच में होगा नल पॉइंट, और अपोजिट चार्ज में लाइन जॉइनिंग बिटवीन द 2 पे नहीं होगा। इन दोनों की ये वाले एरिया में होगा ही नहीं, या फिर इस चार्ज के पास होगा या फिर इस चार्ज के, जो चार्ज छोटा होगा उस चार्ज के पास होगा।